नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे क्रूज ड्रग्स केस की। क्रूज ड्रग्स केस का घमासान एक नया मोड़ ही लेता जा रहा है। बीजेपी नेता और एनसीपी के नेता आपस में एक दूसरे को घेरने में लगे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता के नए खुलासे ने इस केस का रुख ही मोड़ कर रख दिया है। देखिए, जिस खुलासे से एनसीपी के नवाब खलबली मचाने चले थे, उस खेल के खिलाड़ी जरा बदल से गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस के नए नए किरदार, नए नए किस्से और वसूली के दावे में नए नए हिस्से सामने आ रहे हैं। नवाब का ख्वाब था एनसीबी की जांच पर आंच का, लेकिन ये चिंगारी किसी और पर भारी पड़ती दिख रही है। जहां नवाब मलिक क्रूज पर रेड में छापेमारी में फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे, वहां अब आरोप लग रहा है कि फिक्सर नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी का ही था। बहुत बड़े खुलासे का दावा करते हुए ये आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। 20 साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। मोहित कंबोज ने क्रूज के किस्से में नया मोड़ देते हुए सुनील पाटिल का नाम जोड़ दिया और नवाब को जवाब देते हुए कहा कि क्रूज छापेमारी का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जिसका गहरा याराना अनिल देशमुख के बेटे से भी है। महाराष्ट्र के कई मंत्रियों नेताओं के साथ सुनील पाटिल का उठना बैठना है। किरण गोसावी उसी सुनील पाटिल का आदमी है और पाटिल के इशारे पर ही गवाह सैम डिसूजा ने एनसीबी के जांच अधिकारी वीवी सिंह से किरण गोसावी की मुलाकात कराई। वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह को देंगे। इस मामले में सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की एक क्लिप भी जारी की, जिसमें कथित तौर पर एनसीबी अधिकारियों से मिलवाने की बात हो रही है। मोहित कंबोज के आरोपों पर बिना नाम लिए नवाब मलिक ने उनको समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी बताया। इसे गुमराह करने की कोशिश बताते हुए रविवार को बड़ा खुलासा करने का दावा किया। दरअसल नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि जिस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पर रेड की थी, उस दिन कंबोज के एक रिश्तेदार को भी एनसीबी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। हालांकि दबाव के चलते उन्हें उसी रात छोड़ दिया गया था। इसके बाद मोहित कंबोज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपों का रुख नवाब मलिक की ओर ही मोड़ दिया और पूरे मामले का मास्टरमाइंड एनसीपी नेता सुनील पाटिल को ठहरा दिया। अब देखना यह है कि रविवार को नवाब मलिक मोहित कंबोज के आरोपों के लिए क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के सियासी घमासान में कांग्रेसी आपस में ही दो दो हाथ करने में लगे हुए हैं। कैप्टन बनाम सिद्धू के संग्राम टूट के बाद ही ठीक हुआ और अब चन्नी बनाम सिद्धू का घमासान शुरू हो गया है। पंजाब में शायद कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस बार विपक्ष की बजाय आपस में ही लड़ेंगे और इस जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पर आगे बढ़कर उठाया है पंजाब कांग्रेस के कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू ने। सर्दी से गर्मी, बरसात और फिर सर्दी आ गई, लेकिन सिद्धू का सियासी तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले कैप्टन से दो दो हाथ किए, जब उन्होंने छोड़ दिया तो चन्नी से पंजा लड़ाने के लिए लकीर खींच दी। अब चन्नी भी कब तक सहन करते, कब तक सिद्धू के सियासी बाउंसर को डक करते। इस बार चन्नी ने छन्नाटेदार शॉट जड़ दिया और संदेश दे दिया कि वो भी सियासी पिच पर मजबूत खिलाड़ी हैं। चन्नी बोले वो गरीब हो सकते हैं, कमजोर नहीं। मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले हैं
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चन्नी की टीम में मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं। आए दिन डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर नाक भौं उकेरते हैं। इस बार इस्तीफा तो वापस ले लिया, लेकिन धमकी देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद तभी संभालेंगे जब नए डीजीपी और महाधिवक्ता की नियुक्ति हो जाएगी। कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। चन्नी ने इसे चुनौती के तौर पर ले लिया और सिद्धू को उनकी जगह दिखाते हुए दो टूक जवाब दिया और कह दिया कि वो कमजोर नहीं हैं। उधर पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल ने भी सिद्धू को झूठा बता दिया। फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि चन्नी के साथ भी सिद्धू की पटरी नहीं बैठ रही। उधर कैप्टन भी इंतकाम के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में सिद्धू इस संग्राम को कहां विराम देते हैं और चुनाव के बाद कांग्रेस के हाथ में पंजाब में क्या शेष बचता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर यूपी के संग्राम में जिन्ना की एंट्री हो गई है। जिन्ना का नाम बार बार सामने आ रहा है। अखिलेश यादव पहले जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता चुके हैं और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जिन्ना के नाम पर इतिहास पढ़ने की सलाह दे दी है लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि देश को तोड़ने वाले जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव इतने सॉफ्ट क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जिन्ना का चिन्ह बार बार सामने आ रहा है। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी में किस्मत की आजमाइश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। उम्मीद थी कि अखिलेश अपनी गलती को ठीक करेंगे, लेकिन जिन्ना को लेकर अखिलेश की हमदर्दी कम ही नहीं हो रही। अखिलेश यादव से जब आज पूछा गया कि उन्होंने गांधी पटेल की तुलना जिन्ना से क्यों की, तो उनका क्या जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए। तो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। अखिलेश आज भी अपने बयान पर कायम हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया है।
जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिस जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए, जिसने विभाजन के वक्त दंगे भड़काए, उस जिन्ना के नाम पर अब यूपी में वोट की राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबानी खतरे से निपटने के बाद 4 दिन बाद आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसने अखुंजादा सरकार की नींदें उड़ा दी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्लान डोवल से पलटेगी अफगानिस्तान की बाजी। पाकिस्तान के बड़बोलेपन को मिलेगा करारा जवाब। तालिबान के खिलाफ भारत को मिला रूस का साथ। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर होने जा रही बैठक को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिक गईं। 10 नवंबर को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। तालिबानी राज को लेकर होने जा रही इस बैठक में मानवीय संकट, आतंकवाद का खतरा, तालिबानी सरकार के स्वरूप, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की रणनीति पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत में पहली बैठक होने जा रही है, जिससे तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान और चीन में भी खलबली मची है। इस बेचैनी के पीछे की वजह से आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। पुरानी सरकार को बेदखल कर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में आए 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। खून खराबा थमने के बजाय तालिबानी आतंकी बेकाबू होते जा रहे हैं। अखुंजादा के वजीरों की मनमानी ने जिसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आतंकी खतरे को लेकर रूस पहले ही तालिबान को आगाह कर चुका है। व्लादिमीर पुतिन साफ कर चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर उनके दोस्तों पर हमला हुआ तो नतीजा भयावह होगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़बोलेपन की सारी हदें पार करते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं चीन ने चुप्पी साध रखी है। रूसी राष्ट्रपति अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले NSA लेवल की हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की अब तक मौत हो गई है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत के बाद नीतीश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सब शराब में तो उधर से पी के आए तो बोले कि माथा दर्द कर रहा है, सो गए। सुबह में उठे तो उल्टी चालू होने लगा 3 बजे भोर से। तो हम लोग मोड़ पे हॉस्पिटल है मोहम्मदपुर, उसमें भर्ती किए। तो वहाँ पे गए तो दर्द ठीक हुआ। फिर वहाँ पे 3 बजे भोर से अचानक से वो पागल की तरह बोलने लगे अपने आप कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो मेरी मम्मी बोली कि बेटा घर पे है, तो नहीं हम कहाँ दे, आँख से नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में कथित जहरीली शराब पीने से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ पश्चिमी चंपारण में धनतेरस के बाद से 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि गोपालगंज में 12 लोग जहरीली शराब का शिकार बन चुके हैं। मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब अब तक 7 लोगों की मौत की वजह बन चुकी है। इस वक्त हम गोपालगंज के मोहम्मदपुर में हैं।
चमटोली इसका नाम है इस जगह का। और ये देखिए कि यहाँ पर 2 घरों को सील किया गया था जहाँ से जो जहरीली शराब थी, देसी शराब थी, वो बरामद की गई थी। ये देखिए तस्वीरों में साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शराब की पैकिंग इस तरह से की जाती थी और यहाँ इसे फाड़कर फेंका गया। ये देखिए पॉलीथीन में पैक ये शराब थी और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन में पैक किए गए शराब के जो पैकेट हैं फेंके गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब नीतीश सरकार दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर रही है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इसे राजनीति बताकर खारिज कर रहे हैं। शराब की जांच हो रही है, होगी। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें, सरकार को जो काम करना है वो सरकार काम कर रही है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब बिहार पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कई इलाकों से नकली शराब को जब्त भी किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में आसानी से शराब की खरीद और बिक्री हो रही है। जी शराब मिल रही है, मतलब बिल्कुल फेलियर है। जो बंद किए हैं वो बंद नहीं है, वो हर जगह शराब बिक रहा है, हर पीने वाले ले रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन देख रही है कि पी कर जा रहा है आदमी, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करती है। जी ना, प्रशासन कुछ नहीं करती है। और दारू हर जगह बिकता है, कोई ऐसा महल्ला नहीं हो जहाँ नहीं बिकता हो। तो हम कहाँ बताएंगे, हम दुश्मनी मोल क्यों लेंगे। हम मान लिया बता दें कि शराब यहाँ मिलता है, अब कल आकर हमको गोली मार देगा तो कौन जिम्मेवार होगा। बिहार पुलिस ने कथित जहरीली शराब केस में अब तक एक थाना अध्यक्ष और एक चौकीदार को सस्पेंड किया है। वहीं शराब बेचने में लिप्त कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जहरीली शराब केस में पुलिस की मिलीभगत की शिकायत मिली है, जिसके बाद करीब आधे दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। वहीं छठ पूजा के बाद नीतीश सरकार ने शराबबंदी पर जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़े मुहिम की बात कही है। साफ है 35 लोगों की मौत के बाद नीतीश सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नतीजा यह है कि अब ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 2000 लीटर से ज्यादा देसी शराब नष्ट किया गया है और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज से कैमरा पर्सन कुंदन के साथ केशव सुमन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।